नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। झारखंड के देवघर में हुए केबल कार हादसे पर हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है और हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद ही जो स्थानीय प्रशासन था उसके रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। जो ताजा जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक अभी तक 27 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 21 लोगों की जान अभी भी केबल कार में अटकी हुई है। वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर से लोगों को निकालने की भरसक कोशिश इस समय भी जारी है। इनके सामने सूर्यास्त होने से पहले लोगों को सुरक्षित निकालने की बड़ी चुनौती है। और हम आपको बता दें कि कल 3 बजे इस हादसे की खबर आई थी और उसके बाद लगभग 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक लोग फंसे हुए हैं इसी रोपवे में। झारखंड में हवा में बड़ा हादसा, 2 की मौत, 10 घायल। देवघर में रोपवे पर अटक गई ट्रॉली, हवा में लटक गई जिंदगियां। जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर 25 घंटे हवा में झूलती रही जिंदगियां। मौत के मुंह से लोगों को देवदूतों ने निकाला। ये जो हिल रहा था ना तभी डर लगता था, वहाँ पर रुक गया, लगता है गिर जाएंगे तुरंत, ऐसे गिर जाते। पड़ोसी है इंजीनियर अमित कुमार, उनके पूरे परिवार, माँ पिता सभी फंसे हुए 2 ट्रॉली में वो लोग हैं। पर्यटकों की जिंदगी से खिलवाड़ किसने किया? किसकी गलतियों का नतीजा देवघर हादसा? तकनीकी गड़बड़ी से घटना घटा है, जानकारी लेंगे और जांच का आदेश देंगे। देवघर हादसे का जिम्मेदार कौन? रहा है कि देवघर हादसे के लिए कौन जिम्मेदार? आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना विलंब क्यों हुआ? हमारे साथ हमारे स्थानीय पत्रकार वहां से जुड़ रहे हैं, स्थानीय रिपोर्टर हमारा अमित सिंह। अमित, इस समय का क्या अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन, 21 लोग अभी भी फंसे हुए हैं इसी रोपवे में हैं और देरी होने की वजह यह है कि जिस तरह के कुछ लोगों को वर्टिकल रेस्क्यू करके निकाला गया क्योंकि वो नजदीक थे जमीन से, लेकिन अभी जो जितने भी ट्रॉली फंसे हुए हैं करीब 150 फीट हवा में हैं, तो वहां उन्हें वर्टिकल रेस्क्यू करके निकाला नहीं जा सकता। तो एकमात्र उपाय चॉपर बचता है और चॉपर की मदद से ही लगातार निकालने की कोशिश की जा रही है। चॉपर कुछ घंटों के लिए रेस्क्यू रुका हुआ था क्योंकि रिफिल करने के लिए चॉपर गई भी थी, अभी फिर से आई है, तो अब से यहाँ से फिर से रेस्क्यू चालू है। लेकिन अभी 25 घंटे हो चुके हैं और 25 घंटे से लगातार लोग वहां फंसे हुए हैं। अमित, इसका मतलब अगर 21 लोग अभी भी फंसे हुए हैं आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब 5 केबल कार हैं जो बिल्कुल खाई के ऊपर है और वहां से वर्टिकल रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है और इसीलिए ये विलंब हो रहा है। क्या लग रहा है, सेना के जो लोग वहां पर मौजूद हैं, आईटीबीपी के जो जवान वहां पर मौजूद है, क्या कह रहे हैं कि रात खत्म होते होते रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा तो कर लिया जाएगा ना? क्योंकि कल दोपहर 3 बजे से फंसे हुए हैं ये लोग। हाँ, लोगों से जब हमारी बात हुई टेक्निकल टीम से तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 घंटे लगेंगे, सभी लोगों को सुरक्षित उतार लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब हमने कुछ लोगों से बात की जो वहां से ट्रॉली से उतर कर जिन्हें सुरक्षित नीचे लाया गया, उसमें 7 लोग थे, 2 बच्चे थे और 5 वयस्क थे, जबकि ट्रॉली की कैपेसिटी 4 है। तो 7 लोगों को इस तरह भर भर के ऊपर भेजा जाना, क्या ये हादसे का कारण नहीं हो सकता? क्योंकि ओवरलोडेड हो गई थी ट्रॉली। तो इस प्रकार से तकनीकी जो भी फॉल्ट है, कहीं ना कहीं वहां के मैनेजमेंट में भी इस प्रकार की गलतियां की हैं जो इतना बड़ा आज हादसा हुआ है। बिल्कुल ठीक है अमित सिंह, आप नजर बना के रखिए। और बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जिस केबल कार की कैपेसिटी 4 लोगों को बिठाने की थी उसमें 7 लोगों को बिठाया हुआ था। इसका मतलब जो केबल कार ऑपरेटर से पूरी तरह से वही इस हादसे के पीछे जिम्मेदार है। हालांकि सरकार जब जांच करेगी उसके बाद ये खुलासा होगा। मेरे साथ विवेक पांडे पीआरओ है आईटीबीपी के और प्रकाश कुमार हमारे संवाददाता हैं। प्रकाश, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, जैसा कि अमित कह रहे हैं 4 लोगों को बिठाना था, 7-7 लोग भरे हुए हैं, तो यानी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इन लोगों को चेक करने वाला नहीं है और इस तरीके की लापरवाही और इतना बड़ा हादसा, 2 लोगों की जान चली गई है, 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, इतने लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल, अमित ने जो कहा कि 7 लोग बिठाए गए थे, हमने करीब 12 बजे के बुलेटिन में ये बातें कही थी कि ये बातें सामने आ रही है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है जिसकी जांच होनी बाकी है कि क्या ट्रॉली की जो क्षमता थी उससे ज्यादा लोग बिठाए गए और साथ ही एक्स्ट्रा ट्रॉली भी लगाए गए थे क्या ज्यादा पैसे कमाने के लिए, या क्या वजह हो सकती है?
ये भी जांच में आएगा, जांच के दायरे में आएगा कि जितनी ट्रॉली को इस्तेमाल करना था क्या उससे ज्यादा लगाया गया, क्या हुआ, किस वजह से ये हादसा हुआ, ये तो जानकारी होगी। लेकिन फिलहाल कुछ देर के लिए जो हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू कराया जा रहा था वो रोका गया था रिफ्यूलिंग के चलते, तो अब वक्त जो है घटता चला जा रहा है। मैं आपसे आपके पास आऊंगी। विवेक पांडे हैं, पीआरओ है आईटीबीपी के। आऊंगी प्रकाश, मैं आपके पास पीआरओ है आईटीबीपी के विवेक पांडे। रेस्क्यू ऑपरेशन आईटीबीपी के द्वारा चलाया जा रहा है। विवेक जी, इस समय की स्थिति क्या है? लगभग कितना समय और लगेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज की रात भी बीत जाए केबल कार में? अभी थोड़ी देर पहले मेरी ग्राउंड में जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनसे बात हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि 4 ट्रॉली शायद और अभी बची हुई है रेस्क्यू के लिए, और ये हेलीकॉप्टर्स लगातार होवर कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपके संवाददाता भी बता रहे थे कि इनका जो ग्राउंड से जो लेवल है वो लगभग 200 फीट के आसपास है, कहीं कहीं पे ज़्यादा भी है। तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। और जैसा आप देख रहे हैं सुबह से 12 ट्रॉलीज था, 12 में से 8 ट्रॉलीज में से सक्सेसफुली लोगों को निकाल लिया गया है और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि 2 से 3 घंटों में बाकी लोगों को भी वहां से निकाल लिया जाएगा सकुशल। अब नंबर ऑफ पीपल कितने हैं उस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। हमें नंबर ऑफ ट्रॉलीज दिख रही हैं और अभी हम लोगों ने लगभग 30 से ज़्यादा लोगों को निकाल लिया है। और ऐसा अपुष्ट मानना है कि लगभग 15 से 20 के बीच में कुछ लोग हैं जो कि इन 4 ट्रॉलीज के अंदर हो सकते हैं, जिनको ये रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। और अभी भी हमारे पास मुझे लगता है अंधेरा होने से पहले लगभग 2.5 से 3 घंटे का लगभग समय है, तो हो सकता है इस बीच हम इन लोगों को निकाल पाएं और शाम तक सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए। विलंब इसलिए हो रहा है, एक तो हेलीकॉप्टर को होवर करना पड़ रहा है। ये हेलीकॉप्टर्स बहुत ही हैवी कैलिबर के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इनको बार बार उड़ान भरना, लोगों के बीच उस रोप को पहुंचाना और फिर उसको एंकर करके लोगों को बाहर निकालना, तारों का भी ख्याल रखना है और साथ ही साथ उनको नजदीकी ग्राउंड पे नीचे लाके उनको लैंड भी करा के छोड़ना है हमारे जवानों के बीच में। तो आर्मी की टीम्स, इंडियन एयरफोर्स की टीम्स, एनडीआरएफ की, आईटीबीपी की और स्थानीय प्रशासन बहुत सहयोग से काम कर रहे हैं। और आज सुबह 11 बजे के बाद से आप देखिए लगातार लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि शाम ढलने से पहले ही सभी लोगों को हम वहां से निकाल पाएंगे और बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रही हैं। बाकी लोगों को भी निकालने के प्रति लोग लगातार निकलने के लिए प्रयासरत हैं और निकालने वाले भी लोग लगातार लगे हुए हैं। दोनों चॉपर्स की मदद से बारी बारी से लोगों को निकालने का काम जारी है और सभी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, और हम आपके जज्बे को, आपकी मेहनत को सलाम करते हैं। एबीपी न्यूज़ लगातार ये कह रहा है कि ये इस देश की सेना है, इस देश के आईटीबीपी के जवान हैं, जो एनडीआरएफ के लोग हैं, कि इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन को इतने मुश्किल हालात में आप अंजाम दे पा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है विवेक जी कि 24-25 घंटे बीत चुके हैं, क्या आपको ये जानकारी देने में ही सरकार की तरफ से विलंब किया गया और इसीलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना लंबा खिंच गया? कल दोपहर 3 बजे से ये लोग फंसे हुए हैं, आपको जानकारी कब मिली? आईटीबीपी ने अपना ऑपरेशन कब शुरू किया? सूचना का जो सिस्टम, देखिए हमको लगभग करीबन 7 बजे शाम को इसकी जानकारी मिली, सूचना मिली। जो उनका डिजास्टर मैनेजमेंट सेल होगा उनकी तरफ से हमको ये सूचना भेजी गई और तत्काल हम लोगों ने रश किया। लेकिन 7 साढ़े 7 बजे के बाद बहुत अंधेरा हो जाता है। हमारी जो लोकेशन है दैट इज़ इन रांची से देवघर का रास्ता लगभग 270 किलोमीटर का है। तो 3-4 घंटे के अंदर बहुत तेज़ी से हमारी टीम्स वहाँ से निकली। 1 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने 7:30 तक हम लोगों ने वहाँ से अपना स्टार्ट कर लिया था अपने इक्विपमेंट्स के साथ। हमारे लगभग 60 माउंटेनियर्स की हमारी एक टीम है, 3 ऑफिसर्स हैं। इन लोगों ने जो पहले भी काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशंस कर चुके हैं, वो पूरी टीम वहाँ पे रवाना कर दी गई। रात को पहुँचने के बाद हम लोगों ने एक खाका बनाया। अंधेरा बहुत था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम लोग सुरक्षा के सभी मानदंडों को ध्यान में रखें और फ़ोन से, मोबाइल से लगातार लोगों से बातचीत हो पा रही थी। ऐसा भी स्थानीय प्रशासन की तरफ से ड्रोन के माध्यम से छोटे छोटे पैकेट्स बना के लोगों तक पहुँचाया जा रहा था और लोगों को तसल्ली दी जा रही थी और मोबाइल फ़ोन से उनसे बात करके उनको कंसोल भी किया जा रहा था। आज फर्स्ट लाइट में सभी एजेंसीज ने, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी और एनडीआरएफ ने चारों तरफ से हवाई तरीके से तो किया ही हमने, लेकिन ग्राउंड लेवल से भी हम लोगों ने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करा। और पहला जो ऑपरेशन था वो ग्राउंड के साथ लगा हुआ जो ट्रॉली था उसमें 4 लोगों को रस्सियों के माध्यम से उतारा गया और उसके बाद ऊपर से, क्योंकि हाइट ज़्यादा है, एक एक करके हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से कोऑर्डिनेटेड तरीके से कम्युनिकेशन के साथ कि किसी को चोट न लगे, किसी को तकलीफ ना हो और सुरक्षा के सभी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस स्टेज पर पहुंच पाए हैं कि हम लोग लगभग आधे से ज़्यादा लोगों को बहुत अच्छे से हम लोगों ने निकाल लिया है और हम ऐसी आशा कर रहे हैं कि शाम तक सबको निकालेंगे। चूंकि इलाका बिहड़ है,
बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इलाका बहुत भीड़ है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत आसान नहीं कहा जा सकता है। खाई है और इस हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन करना, सामने वाले की जान बचानी, अपनी भी जान को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे कल रात से लगातार मौके पर मौजूद है। वो पूरी रात वहीं पर स्थानीय लोगों के साथ रहे, उन लोगों का हौसला बढ़ाते रहे जो इस केबल कार में फंसे हुए थे। अपने स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में उनके द्वारा बड़ी मदद की गई। क्या कुछ कहना है निशिकांत दुबे का? गोड्डा से सांसद है निशिकांत दुबे, सुन लेते हैं एक बार। त्रिकुट पर्वत के रोपवे पर 20 घंटे से करीब लोग फंसे हुए हैं, हवा में झूल रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ लोगों को रेस्क्यू हो पाया है, कुछ लोगों का रेस्क्यू बाकी है। जद्दोजहद जारी है, तमाम सेना बल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक हमारे जो सांसद हैं इस क्षेत्र के, वो रात से यहाँ कैंप लगाए हुए हैं। इस घाट पर बैठकर लगातार लोगों की देख रेख कर रहे हैं, लोगों का हाल जान रहे हैं, लोगों से ये तमाम लोगों को रेस्क्यू कराने में तमाम मदद कर रहे हैं। तो रात भर से यहाँ बने हुए हैं, तो यहाँ की क्या स्थिति है इनसे हम जान लेते हैं। सर, बैठ ही जाते हैं सर आपके पास। सर, क्या लगता है कि ये घटना क्यों हुई? इसके पीछे की जिम्मेदारी कौन लेगा आपके नज़रिए से? कि इसके बारे में मैं डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में करूंगा। अभी हमारा जो प्राइम टारगेट है, जिसके लिए कि मैं कल शाम से यहाँ बैठा हुआ हूँ, कि जो 48 लोग फंसे हुए हैं, जो आपने कहा कि हवा में झूल रहे हैं जिंदगी और मौत से, वो कैसे सुरक्षित वापस आएँ। और इसके लिए लगातार भारत सरकार, खासकर माननीय गृह मंत्री जी लगातार टच में हैं, माननीय गृह सचिव लगातार टच में हैं। गृह मंत्री जी ने रात 2 बजे भी फ़ोन किया था, सुबह 7 बजे भी फ़ोन किया, 8:30 बजे भी फ़ोन किया। और उन्हीं के प्रयास से एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ और आईटीबीपी, ये 4 फोर्सेस, 4 इस तरह की फोर्स, सभी फोर्स अपने आप में कैपेबल फोर्स है, लेकिन चारों का ज्वाइंट ऑपरेशन इस ध्रुव कार्य में उनके कारण संभव हो पाया। और उनकी भी इच्छा यही है और इसी के लिए वो लगातार प्रयत्नशील भी हैं कि सारी जानें जो हैं, 48 की 48 जानें हम सुरक्षित बचा पाएँ, उनको सुरक्षित ला पाएँ। और हमारा भी प्राइम टारगेट वही, और इसी कारण से मैं यहाँ जमा हुआ। क्या लगता है सर, 20 घंटे हो गए और आपने कहा कि जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, तो मतलब देरी क्यों हो रही है? क्या टेक्निकल कारण हो सकता है इसका? देरी इसीलिए हो रही है कि जो ये टेरेन है वो काफ़ी विंडी है और इसमें चूंकि रोप बंद हो गया है, रोप डिरेल हो गया, इस कारण से ये इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ है। तो हम उसके ऊपर कोई पदाधिकारी लोग जो है वो प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहते, जिससे कि मान लीजिए कि वो टूट जाए तो और भी ज़्यादा कैजुअल्टी हो जाए। तो सभी लोगों को सुरक्षित निकालने का जो ये टेक्निकल काम है वो बहुत ही मुश्किल हालात में है। आपको पता है कि एयरफोर्स जब रेस्क्यू के लिए आई तो 2 बार वो घूम के चली गई, उसको कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे जांबाज सेना के लोग हैं, आपको पता है कि वो जब लग जाते हैं तो लग जाते हैं। तो गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को आपने सुना और अमूमन ऐसा होता नहीं है। देखिए, फोन पर बातें होती हैं, हालचाल लिए जाते हैं, जो स्थानीय प्रशासन से उससे भी बात करते हैं सांसद। लेकिन अगर एक सांसद वहां रात से बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी जरूर आएगी। विवेक पांडे जो कि पीआरओ हैं आईटीबीपी के, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक पांडे जी, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, क्योंकि जिंदगियां फंसी हुई हैं, लगभग कितना और समय लगेगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरीके से, सफल तरीके से खत्म करने में? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि लगातार लोगों को निकलने का सिलसिला जारी है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे जो अपुष्ट सूचना है, हालांकि बहुत कंफर्म नहीं कर पाया हूं मैं, कि 40 लोग निकल चुके हैं अभी तक। 40 लोग वहां से निकाले जा चुके हैं। पहले 32 का फिगर था, फिर 36 हुआ और अब 40 के आसपास लोग निकले। हालांकि प्रशासन भी इसकी पुष्टि कर ले, बिकॉज कई लेवल पे हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। इस लिहाज से शायद अब 10-1 लोग बचे होंगे, मुझे जहाँ तक आभास है। और अभी 2 घंटे मैंने जैसा बताया, अभी हमारे पास समय है। निश्चित तौर पर जो हमको जो टास्क मिला है, जो हम सभी एजेंसीज मिलकर कर रही हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। हम कोशिश करेंगे आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन को वाइंड अप करें और सबको सुरक्षित निकालें। सब कुछ ठीक रहा तो शाम तक ये ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा और सब लोग अपने अपने घरों को। कल रामनवमी पर हिंसा की कई तस्वीरों ने हर किसी को परेशान किया। सवाल यह है कि देश में नफरत को हवा आखिर कौन दे रहा है? एबीपी न्यूज आपसे अपील भी करता है कि ऐसी किसी भी तरह की अफवाह पर यकीन मत कीजिए जो देश का माहौल बिगाड़ती है। ना ही ऐसी अफवाहों को बढ़ाने वाले लोगों का हिस्सा बनिए। कल देश के कुछ हिस्सों में क्या कुछ देखने को मिला, पहले हमारी इस रिपोर्ट में जानिए।
रविवार को जब पूरा देश राम की भक्ति में डूबा हुआ था, धूमधाम से रामनवमी मनाई जा रही थी, तब देश के कुछ हिस्सों में रामनवमी के ऐसे ही जुलूस के दौरान नफरत की आग भड़कने की, आस्था की आड़ में माहौल को बिगाड़ने की घिनौनी कोशिश की गई। देश के 8 शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां हालात अब काबू में हैं, लेकिन तनाव बना हुआ है। सबसे पहले जानिए गुजरात में क्या हुआ है। साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में जब रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस पर पथराव किया। दुकानों को भी निशाना बनाया गया, गाड़ियों में आग तक लगा दी गई। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इलाका छावनी में तब्दील हो गया। घटना में एसपी समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। 13 अप्रैल तक हिम्मतनगर में धारा 144 लागू की गई है। 15 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है। साबरकांठा के छापरिया रोड पे अभी रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। साथ में ही पुलिस का भी बंदोबस्त है। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। एसआरपी को भी तैनात किया गया है। ये घटना में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई करने का पूरा एक कार्य हाथ लिया है और हम लोगों ने काफ़ी कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। पुलिस फोर्स इतनी मात्रा में तैनात है, इसलिए कोई भी घटना घटने वाली नहीं है, ये हम एश्योर कर सकते हैं। यहाँ पर एक एसआरपी की कंपनी बुलाई गई है और रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया है, जिससे कि कोई तनाव का माहौल ना बने, कोई अफवाहें ना फैलाए। उसके लिए भी हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रामनवमी पर साबरकांठा की हिम्मतनगर जैसी घटना आनंद जिले के खंबात में भी सामने आई, जहां शकरपुर इलाके में विश्व हिंदू परिषद की रामनवमी यात्रा पर उपद्रवियों ने पथराव किया। कुछ दुकानों और पुलिस वाहनों को आग लगा दी गई। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। धर्म और आस्था की आड़ में नफरत की आग भड़काने की कोशिश मध्य प्रदेश के 2 जिलों में भी की गई। ये 2 जिले बड़वानी और खरगोन हैं। यहाँ भी रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव किया गया। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। घंटों बवाल हुआ, गाड़ियां फूंकने की कोशिश हुई। बड़वानी के सेंधवा इलाके की घटना में थाना प्रभारी समेत 6 लोग घायल हुए हैं। तो खरगोन के तालाब चौक क्षेत्र में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद से ही हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। खरगोन के बवाल में एसपी सिद्धार्थ चौधरी को पैर में गोली लगी, तो कुछ और पुलिस वाले भी घायल हुए। अकेले खरगोन में 70 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि किसी भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो नुकसान हुआ है उसे भी उपद्रवियों से वसूला जाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मध्य प्रदेश के 2 जिलों में नफरत को हवा देने की साजिश रची गई, तो कोलकाता से लगे हावड़ा और बांकुड़ा जैसी जगहों पर भी आस्था की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश हुई। हावड़ा और बांकुड़ा दोनों ही जगहों पर हिंसक घटनाओं में कई लोग घायल हुए। बांकुड़ा में 17 लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन घटनाओं ने सियासी रंग भी ले लिया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि दोनों जगह की हिंसा के पीछे टीएमसी के लोग हैं। পরিকল্পিতভাবে গন্ডগোল করা হয়েছে। মিছিলের মধ্যে মানে শাসক দলের দুর্বৃত্তরা ঢুকে তারা ইট ছুঁড়েছে যাতে মিছিলকে ভণ্ডুল করা যায়। हावड़ा और बांकुड़ा की घटनाओं पर बंगाल की राजनीति गर्मा रही है, तो झारखंड के लोहरदगा के हिरही हेंदलासो गांव की सीमा पर लगने वाले मेले में हिंसा और आगजनी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह रामनवमी जुलूस और मेले में पथराव के बाद 2 समुदाय आमने सामने हो गए। 2 घरों के अलावा कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शहर में धारा 144 लागू है। रविवार को मुंबई का मानखुर्द इलाका भी खबरों में आ गया, जहां सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। रात 10 बजे के आसपास युवकों की एक झुंड ने 20 से 25 गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। हालांकि पुलिस के फौरन मौके पर पहुंचने से हालात ज्यादा बिगड़ नहीं पाए। रात भर पुलिस की टीम गश्त करती रही।
मानखुद वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले राज ठाकरे की पार्टी MNS के कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजवाया था। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस में उपद्रव करने वालों पर हुई है सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सख्ती के बाद खरगोन में दंगे के आरोपियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। वीडियो फुटेज के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया उन लोगों को जिन्होंने ये उत्पात मचाया और उसके बाद सरकार का बुलडोजर चलता हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था जिसमें उपद्रव हुआ और उसके बाद सरकार की ये बड़ी कार्रवाई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मातृभूमि। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस में उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई हुई। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, एक बार फिर देखिए इन तस्वीरों को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सख्ती के बाद खरगोन में दंगे के आरोपियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। तस्वीरें आप देखिए, उपद्रवियों के खिलाफ ये बुलडोजर की कार्रवाई सरकार के द्वारा की गई है। ब्रजेश, मैं ये समझना चाहूंगी कि अच्छी बात है कि सरकार जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल ये भी तो उठता है ना कि फिर न्यायपालिका की क्या जरूरत है? अगर सरकार ही सब कुछ सारे फैसले ले लेगी तो आपने चिन्हित किया, आपने उनको आरोपी बनाया, चार्जशीट दायर कीजिए, उसके बाद कार्रवाई। इस तरीके से क्या संदेश देने की कोशिश सरकार की? शोभना, ये सवाल सभी लोगों के मन में है कि इतनी जल्दबाजी में ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है। मगर चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अपना एक एजेंडा है, उन्होंने कह रखा है कि ऐसे आरोपी जो धार्मिक उन्माद फैलाएंगे या वो सारे आरोपी जो छोटी बच्चियों के साथ गलत हरकत करेंगे, तो ऐसे दरिंदों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए किसी भी हद तक सरकार को जाना होगा तो जाएगी। यही वजह है कि यदि बलात्कार के आरोपी या फिर ये दंगों के आरोपी या सांप्रदायिक उन्माद भड़काने वाले लोगों के आरोपियों को तुरंत कार्रवाई हो रही है। खरगोन की बात करें तो कल खरगोन में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसके बाद तकरीबन 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनमें से सरकार ने करीब 25 से 30 ठिकाने ऐसे छांटे हैं जो उन लोगों से जुड़े हुए हैं और उनके ठिकानों पर अवैध मानकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। खरगोन के अलावा कल मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सैंधवा में भी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई थी। वहां भी बिल्कुल इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। लोगों के घरों को गिराया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर। मगर बार बार यही सवाल लोगों के मन में आता है, लोग यही सवाल पूछते हैं, यदि ये अतिक्रमण है तो होने क्यों दिया गया? उन लोगों पे क्या कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इसको अतिक्रमण होने दिया, या फिर न्यायपालिका की क्या जरूरत रह गई है जब तुरंत इतनी जल्दी कार्रवाई की जा रही है? मगर चूंकि मुख्यमंत्री का आदेश है इसलिए ये कार्रवाइयां तुरंत अगले ही दिन की जा रही हैं, जिसको लेकर लोगों को बिल्कुल ठीक है ब्रजेश, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि अगर कोई मर्डर करेगा तो उसे मर्डर की सजा दी जाएगी। अगर किसी ने दंगा भड़काया है तो कानून में वो प्रावधान है कि उसको क्या सजा दी जाए। अगर अतिक्रमण का मामला है, इसको आप दंगों से कैसे जोड़ सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये बड़ा है और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में सटे गाजियाबाद में बेजुबान जानवरों की जान आफत में है। खबर यह है कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कबाड़ में लगी आग पास में मौजूद गौशाला तक पहुंच गई है। इसकी वजह से 20 से ज्यादा गायों के मारे जाने की भी खबर हमें मिल रही है और ये दावा किया जा रहा है कि कबाड़ में जो आग लगी है वो क्योंकि गौशाला तक पहुंची और इसीलिए इतना बड़ा हादसा हुआ। अभिषेक रावत हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मैं पहले तो इस खबर पर सच्चाई जानना चाहूंगी कि ये आग क्या सच में गौशाला तक पहुंच गई है और क्या गायों को इस तरीके का नुकसान हुआ है, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं। देखिए शोभना, ये बात सही है कि आग जो है झुग्गी बस्ती से शुरू हुई थी और उसके बाद बिल्कुल उस झुग्गी बस्ती से सटी हुई वो गौशाला है जिसमें आग पहुंचती है और उसमें जो बेजुबान जानवर होते हैं, जो गाय होती हैं, वो बंधी होती हैं। और आप यहाँ सामने देख सकते हैं, ये दृश्य विचलित करने वाले हैं, लेकिन इस आग की वजह से 39 गायों की मौत हो गई है और 20 गाय ऐसी बताई जा रही हैं जो इस आग में झुलसी हैं और इंजर्ड हैं। इसके अलावा जो है गौशाला प्रशासन का ये कहना है, जो गौशाला के प्रबंधक हैं उनका ये कहना है कि इस गौशाला में टोटल 85 गायें थी जिसमें से 39 की आग लगने की वजह से मौत हुई है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वो झुग्गी बस्ती थी जहाँ से आग शुरू हुई और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान है वो कबाड़ से ही जुड़ा हुआ सामान है। आग किन कारणों से लगी है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। माना जा रहा है कि कोई
शॉर्ट सर्किट की वजह रही होगी, वही जो है इस आग का कारण बनी है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 30 से 32 झुग्गियां थी। इसके अलावा ये जो गौशाला है ये बिल्कुल इसकी बाउंड्री से ही लगती थी। आग धीरे धीरे गौशाला की तरफ पहुंची और जो गौशाला में जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो उस समय पर यहाँ नहीं थे। ये घटना दोपहर लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच की बताई जा रही है और जब तक सूचना मिली आग फैल चुकी थी और जो गाय हैं वो बंधी हुई थी, जिस वजह से वो भी इधर उधर नहीं भाग पाई। जो झुग्गियों में रहने वाले लोग थे वो ही आगे बढ़े और उन्होंने ही प्रयास किया गायों को बचाने का। कुछ गाय खोल भी पाए, लेकिन जो अधिकतर संख्या में गाय हैं वो मर चुकी हैं और अब उनको हटाने का काम चल रहा है। जी शोभना, आग पर अब काबू पा लिया गया और जो गायों के शव हैं उनको हटाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं मातृभूमि में और इस समय की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान में आज रात शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री चुन लिए जाएंगे। उसके पहले खबर ये आ रही है कि इमरान खान ने अब नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दिया है। इमरान खान का कहना है कि वो संसद में लुटेरों के साथ नहीं बैठ सकते। यही नहीं, इमरान खान के साथ उनकी पार्टी के सभी सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। इमरान खान की पार्टी के सांसद पाकिस्तान नेशनल असेंबली के बाहर धरना दे रहे हैं। इमरान की पार्टी सभी राज्यों की विधानसभाओं से भी इस्तीफा देने पर विचार कर रही है। तो नेशनल असेंबली से इमरान खान ने इस्तीफा दिया। ये कहना है कि वो लुटेरों के साथ नहीं बैठ सकते हैं। अब इससे क्या आगे हालात बनेंगे इस पर तो नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन फिलहाल खबर जो हमें मिल रही है वो ये कि इमरान खान की पार्टी सभी राज्यों की विधानसभाओं से भी इस्तीफा देने पर विचार कर रही है। इमरान खान की पार्टी के सभी सांसदों ने भी नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दिया है। आज शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री चुन लिए जाएंगे। पूरा विपक्ष लामबंद हुआ इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान को अंत में आकर इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री वो नहीं रहे और अब विपक्ष के जो नेता हैं शहबाज शरीफ वो आज प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। लेकिन उससे पहले इमरान खान ने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दिया है और उनका यही कहना है कि संसद में वो लुटेरों के साथ नहीं बैठ सकते। यही नहीं, इमरान खान के साथ साथ उनकी पार्टी के सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। इमरान खान की पार्टी के सांसद पाकिस्तान नेशनल असेंबली के बाहर धरना भी दे रहे हैं। इंसाफ के लिए इस पर सारे वक्त गुफ्तगू होती रही और इस वक्त हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करें। काशिफ साहब, आज शामिल कुरैशी की गुफ्तगू आपने सुनी होगी और अब शहबाज शरीफ बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे इस ऐवान के कायद। ये फैसला तो इमरान खान ने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिया। अगर पहले ही इस्तीफा दे देते तो शायद इतनी खींचा लेदर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संसद को दोबारा बहाल किया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ और उसके बाद इमरान खान हारे और अब इमरान खान की पार्टी के सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है और इमरान खान अजीबोगरीब बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लुटेरों के साथ संसद में नहीं बैठेंगे। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। शाम 7 बजे भारत की बात में फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देखिए होंकार रूबिका लियाकत के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।